नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और जापान की न्याय व्यवस्था की हमने विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था और आज हम देखेंगे जापान का सर्वोच्च न्यायालय। तो जापान की न्याय व्यवस्था में हमने पहले देखा था कि पिरामिड के समान है और उसमें सबसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश का नामांकन है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और उसके बाद सम्राट के द्वारा नियुक्ति होती है। जैसे कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के परामर्शानुसार करता है। जापान में भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट के द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के उपरांत होने वाले जब प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के समय तथा उसके प्रति 10 वर्ष के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता की राय जानना आवश्यक होता है। इस तरह की व्यवस्था भारत, ब्रिटेन या अमेरिका में नहीं पाई जाती है और यदि मतदाताओं की बहुसंख्यक किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को अस्वीकार कर देती है तो उन्हें पदमुक्त किए जाने का भी प्रावधान होता है। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता की समीक्षा के अधीन है। तो इस दृष्टि से जापान की नियुक्ति की हम पद्धति देखें तो वह स्विट्जरलैंड व अमेरिका के राज्यों की न्यायपालिकाओं के समतुल्य है, जहां न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता स्वयं करती है। आगे है सेवा की शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी किन्हीं विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु अगर कानून के अनुसार देखें तो यह आवश्यक है कि नियुक्ति के समय न्यायाधीश की आयु 40 वर्ष से कम नहीं हो और 15 न्यायाधीशों में से कम 10 को विशाल दृष्टिकोण और विधि के व्यापक ज्ञान वाला व्यक्ति होना चाहिए। 70 वर्ष की आयु होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और इससे पूर्व उन्हें तब तक अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उनके विरुद्ध सार्वजनिक महाभियोग की कार्यवाही न की जाए या वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ न हो। महाभियोग की सुनवाई डाइट द्वारा स्थापित महाभियोग न्यायालय करता है, जिसमें दोनों सदनों के 7 सदस्य होते हैं। तो वस्तुतः ये एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिसका अनुसरण अमेरिका तथा भारत के संविधानों से किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि व्यवहार में न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की प्रक्रिया सरल नहीं रखी गई है। जैसे कि भारत में, अमेरिका में सब जगह यही है कि उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और वो इसलिए है ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्षता से अपना कार्य कर सकें और न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है और उनके कार्यकाल के दौरान उसमें कमी नहीं की जाती है। आगे है, वहाँ पे एक व्यवस्था और देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कौटुंबिक न्यायालय। कौटुंबिक न्यायालय जापानी न्याय व्यवस्था की एक अपनी विशेषता है। इसका उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों तथा संबंधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना। ये घरेलू स्वभाव के जो मुकदमे होते हैं या बाल अपराधियों से जुड़े जो मुकदमे होते हैं उनको सुनने का कार्य कौटुंबिक न्यायालयों में किया जाता है और इनके समक्ष आने वाले मामले प्राय वसीयत के संरक्षण, संपत्ति विभाजन, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित होते हैं। प्रत्येक ऐसे न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा 2 अनुभवी विवेकशील नागरिक होते हैं और इन्हें अर्ध न्यायिक या अर्ध पंचायती अदालतें कहा जा सकता है, जो अपने प्रभाव के द्वारा समझौते कराने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार वहाँ पर कौटुंबिक न्यायालय पाए जाते हैं। अब है जापान की न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन। जो जापान की न्याय व्यवस्था का आधार एंग्लो अमेरिकी न्याय व्यवस्था है, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भी निहित है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिकता संबंधी निर्णय देने वाले सर्वोच्च न्यायालय होता है। अतः जापान में भी सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के भांति ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों से युक्त है। लेकिन जापान का जो अनुच्छेद है उसके 41 के अंतर्गत इसमें विपरीत प्रावधान है कि जिसके तहत डाइट को राजकीय शक्ति का सर्वोपरि अंग बनाया गया है। इसका अर्थ है कि जापान में भी जो ब्रिटेन की संसद की भांति ही संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। अतः न्यायालय डाइट द्वारा पारित विधि की न्यायिक समीक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय को राजकीय विधि, आदेश, नियम व कार्यों की वैधानिकता संबंधी निर्णय देने वाला अंतिम अधिकृत न्यायालय कहा गया है।
तो इस प्रकार देखें तो ये दोनों व्यवस्थाएं परस्पर विरोधी हैं कि एक तरफ तो पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है, दूसरी तरफ डाइट जो भी विधि पारित करती है उसका वो पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। तो डाइट की शक्तियों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बड़ी नाजुक सी हो जाती है। संभवतः इसका कारण यह है कि जापानी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का बहुत कम प्रयोग यानी नहीं के बराबर इन शक्तियों का प्रयोग किया है। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं। तो ऐसे ये दोनों सिद्धांत एक साथ प्रतिपादन जापानी संविधान का विरोधाभास है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।